हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या 3 साल के बाद 498A का केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज अभी तक उसमें आ चुकी है। अभी हाल ही में 29 जनवरी 2025 को मुंबई हाई कोर्ट भी एक इसी तरीके का मामला गया, जिसमें यही सवाल उठाया गया कि क्या 498A का केस 3 साल से ज्यादा लग सकता है या नहीं लग सकता है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि ये जो केस था मुंबई हाई कोर्ट गया, इस केस के फैक्ट्स क्या थे और मुंबई हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा किस लीगल इशू को डिस्कस किया गया और फाइनली किस तरीके का जजमेंट दिया गया। तो साथियों, जोड़े रहें आखिरी तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, जो केस मुंबई हाई कोर्ट गया, सबसे पहले हम उसके फैक्ट को देख लेते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं, उसी तरीके से यह भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था। इसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वाइफ के द्वारा यह कहते हुए एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि मेरे पति और उसके पेरेंट्स के द्वारा 2 लाख रुपया दहेज की मांग की जाती है और इस मांग को लेकर के टॉर्चर किया जाता है। मैं यहाँ पे यह भी आपको बता दूं कि यह आरोप भी लगाया जाता है एफआईआर में कि शादी के 3 साल बाद पति के द्वारा उसकी पत्नी के चरित्र पर भी डाउट किया जाता है। साथियों, यहाँ पर कुछ डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जो लास्ट इंसिडेंट दिखाती है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, लास्ट इंसिडेंट जो वाइफ के द्वारा दिखाया जाता है 20 अक्टूबर 2019 को। 20 अक्टूबर 2019 को गाली गलौज और मारपीट की घटना दिखाते हुए नवंबर 2022 में वीमेन सेल में महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है। वीमेन सेल के द्वारा पति और उसके घर वालों को नोटिस जारी किया जाता है। दोनों लोग आते हैं, दोनों पक्ष के लोग, और आपस में मेडिएशन की बातचीत होती है। हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स मेडिएशन यानी बैठ के बातचीत करने से इनकार कर देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि 6 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर जो दर्ज होती है वो धारा 498A, 323, 504, 506 डिड विद सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब यहाँ पर 2 तारीखों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लास्ट इंसिडेंट जो था, जिस दिन मारपीट के ससुराल से भगाने का आरोप लगाया गया था, वह तारीख थी 20 अक्टूबर 2019 और जिस दिन विमेन सेल में कंप्लेन की गई थी वह तारीख थी नवंबर 2022 और जिस दिन एफआईआर दर्ज कराई गई वह तारीख थी 6 जनवरी 2023। अब साथियों, एफआईआर दर्ज होने के बाद पति और उसके परिवार के लोगों के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी में एक रेट फाइल की जाती है और एफआईआर को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। तो अब देख लेते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। तो दोस्तों, जब मुंबई हाई कोर्ट में 482 दाखिल की जाती है एफआईआर को क्वैश करने के लिए, तो हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा जो आर्गुमेंट शुरू किया जाता है वो यह कहा जाता है कि ये जो शिकायत की गई, इवन वीमेन सेल में भी जो शिकायत की गई, वो जो लास्ट इंसिडेंट था 20 अक्टूबर 2019 का, उसके 3 सालों के बाद शिकायत की गई और सीआरपीसी की जो धारा है 468 सब क्लास 2 के अनुसार 3 साल से ज्यादा का समय अगर हो जाता है तो मजिस्ट्रेट की न्यायालय कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। अब यहां पर एक लीगल इशू के बारे में भी बात की जाती है। यह कहा जाता है कि किसी भी मामले में 3 साल से ज्यादा, यानी 498A का जो मामला होता है उसमें 3 साल से ज्यादा तभी कॉग्निजेंस लिया जाता है 3 साल बीत जाने के बाद, जब या तो डिले को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया गया हो या कोर्ट को लगता हो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसमें कॉग्निजेंस लेना जरूरी है। तो कोर्ट को यही देखना था कि क्या इस मामले में डिले को एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, क्या 498A इंडियन पेनल कोड का जो ऑफेंस है डाउरी और क्रूरल्टी को लेकर के, क्या उसमें भी लिमिटेशन लागू होगा कि नहीं लागू होगा, यह कोर्ट को देखना था।
तो हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यह कहते हुए कि अंतिम जो इंसिडेंट था क्रुएलिटी का, उस इंसिडेंट के बाद अक्टूबर 2019 का 3 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, इसलिए एफआईआर को क्वेश किया जाए। अब साथियों, पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद, एफआईआर को देखने के बाद मुंबई हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कहा जाता है कि हमारा मानना है कि 498A के तहत दंडनीय अपराध के लिए जो लिमिटेशन का जो टाइम है वह अंतिम कृत्य से काउंट होगा। लास्ट इंसिडेंट ऑफ क्रुएलिटी से जो लिमिटेशन काउंट होगा वो उससे काउंट होगा। 498 के तहत अपराध कंटिन्यूअस अपराध है, ये हम सब जानते हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है, मैंने भी कई वीडियो जिस पर बनाए हैं। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो भी लास्ट इंसिडेंट होगा क्रुएलिटी का, हर लास्ट इंसिडेंट प्रारंभिक बिंदु को तय करेगा लिमिटेशन की। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं कि अगर आज कोई लास्ट इंसिडेंट बताया गया तो आज से 3 साल का टाइम काउंट किया जाएगा। आज के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अगर कोई लास्ट इंसिडेंट क्रुएलिटी का बताया गया तो उससे 3 साल का टाइम लिमिटेशन का काउंट किया जाएगा। इस तरीके से कोर्ट ने कहा कि यह व्याख्या ही सही है 468 की। अगर हम 498A के लिए कंटिन्यूअस ऑफेंस मान लेते हैं तो फिर लिमिटेशन का कोई मायने नहीं रह जाता। फिर 468 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो निरर्थक हो जाएगा। आगे कहा जाता है मुंबई हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कि क्रूरता की आखिरी घटना अक्टूबर 2019 की थी। उसके कुछ महीनों बाद लॉकडाउन लग जाता है। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लग गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 तक का समय बढ़ा दिया इन मामलों को दर्ज कराने के लिए। साथ ही जो मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा, इसमें अभी 29 जनवरी 2025 को इसमें जजमेंट किया गया है। मुहसिन थेंगड़े बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर वगैरह के इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। यह कहा जाता है कि मौजूदा मामले के तथ्यों यानी दहेज की मांग के लिए पति की ओर से दुर्व्यवहार और मारपीट सहित जो भी आरोप वाइफ के द्वारा लगाए गए, वह आरोप कोविड-19 की स्थिति के चलते और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि इस मामले को लिमिटेशन को एक्सटेंड करने के दायरे में लाया जाए। मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी की एक धारा है 473 के तहत जो 3 साल का जो लिमिटेशन टाइम है उसको एक्सटेंड किया जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है वो क्या सारे अपराधों के लिए है? ऐसा नहीं है। 498A जिसमें कि 3 साल तक की सजा है, उसमें जो कॉग्निजेंस का टाइम है वो आखिरी घटना के 3 साल के अंदर लेना चाहिए। तो 473 सीआरपीसी के तहत न्यायमूर्ति जो हाईकोर्ट के थे वो ये मानते हैं कि इस मामले में 3 साल के लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। दोस्तों, इस मामले में फाइनली मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पति के अलावा जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ किसी तरीके का स्पष्ट आरोप नहीं है, स्पेसिफिक आरोप नहीं है और एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन पति के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया जाता है और 3 साल के लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है। आखिरी में परिवार वालों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे हस्बैंड के माता पिता के खिलाफ, उस संबंध में यह कहते हुए कि आरोप अस्पष्ट हैं, सामान्य हैं, अनिर्दिष्ट होने के अलावा सर्वव्यापी हैं, यानी सामान्य आरोप हैं। स्पष्ट रूप से पति पत्नी के मध्य एक वैवाहिक विवाद है। इस विवाद में परिवार के सदस्यों को फंसाने का प्रयास है। वर्तमान मामला पत्नी द्वारा अतिशयोक्ति का सहारा लेने का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण पेश करता है। यह कहते हुए पति को छोड़कर सभी के खिलाफ एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसमें लिमिटेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया। जानकर कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर से कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।